नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत मंडपम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। मीटिंग में सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना को मिली नई गति। अंकिता भंडारी हत्याकांड सल्ट में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली। सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी। हर की पैड़ी सहित 105 गंगा घाटों पर लागू होंगे नए नियम। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध। रामनगर में पकड़ा गया युवक पर हमला करने वाला बाघ। वन विभाग ने 3 घंटे में किया कैद। बिहार के युवक को खींचकर जंगल में ले गया था। और उत्तराखंड के 7 शहरों में पारा 0 से नीचे। 5 जिलों में होगी बारिश बर्फबारी। मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक के दौरान प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन, निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति और आने वाले समय की कार्य योजना पर प्रस्तुति दी है। ये बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए 12,769 करोड़ रुपए की लागत से चारधाम महामार्ग परियोजना के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है। चारधाम परियोजना पूरी होने पर यात्रियों की सुविधा बढ़ने के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इधर देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि सरकार इस संवेदनशील मामले में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी जांच में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो सरकार सीबीआई जांच से भी पीछे नहीं हटेगी। जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस दुखद घटना पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, जबकि सरकार बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुबोध जी ने सरकारी सत्ता पक्ष रखा और सुबोध जी ने कहा कि अगर आपके पास कुछ, क्योंकि एसआईटी का ये मानना है कि उसमें कोई, जो एसआईटी ने जांच की और जिसके बाद उन लोगों को सजा हुई,
तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई है तो अब वो दीजिएगा, आवश्यकता होगी तो सीबीआई कराएंगे। सरकार कहाँ भाग रही? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही है। लेकिन विपक्ष इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। मेरा ये कहना है, वो हमारी बेटी थी, जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही निंदनीय था, और सरकार ने कह दिया कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता होगी तो सीबीआई भी होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। बंसल ने यह स्पष्ट किया कि सरकार ने ही एसआईटी का गठन किया और पीड़िता के माता पिता की सलाह पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त भी किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो सरकार सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। स्पष्ट कर दूं कि सरकार किसी भी प्रकार की जांच से न डरती है न बचती है। सरकार ने ही एसआईटी गठित की, बेटी अंकिता को न्याय देने के लिए पूरा प्रयास किया। यहां तक कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया वो भी अंकिता के माता पिता की सहमति से नियुक्त किया। अगर सरकार किसी को बचाना चाहती तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की सहमति से नियुक्त किया जाए। सरकार अपना किसी को भी प्रोसिक्यूटर बना सकती थी। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये जो आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी ने भी प्रेस करके कहा ही था कि कोई भी तथ्य लाएं। यहां तक कि जिस ऑडियो को लेकर कर रहे हैं, पुलिस भी उस पर प्रयास कर रही है। जिस दिन भी वो अरेस्ट होंगे उनसे पूछताछ होगी, कोई तथ्य निकलेगा और सीबीआई की आवश्यकता होगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन तथ्य तो आए, बिना तथ्य के किस आधार पर सीबीआई की जांच मांग की जाए? जो केस खत्म हो चुका, जो केस कोर्ट ने अंजाम तक पहुंचा दिया, जिस केस में कोर्ट ने अपराधियों को उम्र कैद की सजा दे दी, क्या उस प्रकरण को पुनः बिना किसी तथ्य के खोला जाए? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अंकिता हत्याकांड मामले में चंपावत जिले के लोहाघाट में भी भाजपा ने कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर और चंद्रकला मेहरा के नेतृत्व में मीना बाजार चौराहे पर कांग्रेस का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँ कि अंकिता भंडारी जो है हमारी उत्तराखंड की नहीं, हमारी भी बेटी है। जो ये पक्ष विपक्ष जो वार्तालाप चल रहा है ये बंद करें। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जहाँ तक हो सकता है उसको न्याय दिलाया है। जिस पर भी आरोप लगा उसको पार्टी से निष्कासित करा और सीबीआई जांच बिठा रखी है। अब लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो ये कह रही है कि एसआईटी की गठित करवा, जबकि एसआईटी का उसमें बयान लिया था, महिला पुलिस कर्मियों को भी उसमें रखा गया था। लेकिन अंकिता के लिए जो भी जिनके साथ जो ऐसा मतलब आरोप लगाया था उनको कारावास आजीवन वो उनको सजा सुनाई गई है। सर्वविदित है कि कांग्रेस ने आज तक झूठ की राजनीति की है। 50 सालों से झूठ के बलबूते उन्हें राज किया है। आज इस प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार की को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से उन्होंने झूठ का पुलंदा बनाकर और ये एक अंकिता हत्याकांड का मोहरा बनाया गया है। जबकि इसमें 3 आरोपियों को जेल में है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जैसा न्यायालय का निर्णय आएगा वो सभी को मान्य होगा। और ये जबरदस्ती एक दूसरे पर आक्षेप लगा के मुद्दों को जबरदस्ती उछाला गया है और मृत आत्मा को जो है परेशान किया जा रहा है। ये जिंदे को तो परेशान करते करते हैं और कांग्रेस का एक नियम है कि जो मर गया भी उसको भी दिनों दिन
मतलब इस आंदोलन के मुहिम से उसको परेशान किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो उन पे गलत आरोप किए जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करता है। और अंकिता भंडारी, अगर कांग्रेस इस प्रकार के कोई साक्ष्य यहाँ पे पेश करे तो निश्चित रूप से हम अंकिता भंडारी जी को न्याय के उनके पक्ष में पहले भी थे। अगर ऐसे कोई आरोपी या कोई इस प्रकार का कोई सबूत मिलता है तो निश्चित सीबीआई जांच अगर चाहते हैं तो उसके पक्ष में भी हमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब हम अपराधी को बचाने का प्रयास करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से करण माहरा के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने जालीखान से तहसील मुख्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर मामले में शामिल वीआईपी का नाम छिपाने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। करण माहरा ने चेतावनी दी कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन जारी रखेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का जो नाम उजागर हुआ है, उस वीआईपी के को सज़ा दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक रैली निकाली गई थी, जिसमें हमारे द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि सीबीआई जांच कराई जाए और जो दोषी हैं वो तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके। भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रदेश में शासन करने का जो अपना नैतिक हक है उसको खो चुकी है और नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के साथ इस प्रदेश में और इस सल्ट विधानसभा में खासकर समय समय पर जो है खिलवाड़ होता रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस सल्ट के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा जालीखान से तहसील तक रैली निकाली गई और अंकिता भंडारी कांड में जिस तरह से अभी वीआईपी नाम उजागर हो रहे हैं, इसके खिलाफ समस्त कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग के लिए एकजुट हो रही है। सड़कों पर उतरेगी, सोशल मीडिया पे हर प्रकार से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पार्टी लड़ने को बिल्कुल। आप सभी का बहुत स्वागत है। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 87 शिकायतें समस्याएं दर्ज हुई हैं। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान 87 शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्यतः शिकायतें कुछ अतिक्रमण को लेकर, राशन व्यवस्था को लेकर, बिजली बिलों को लेकर और पेयजल आदि से जुड़ी समस्याएं आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने को कहा गया है। आज भी जन सुनवाई हुई है और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर ले और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में नगर पालिका के पार्किंग ठेकेदार के द्वारा की जा रही अवैध वसूली के विरोध में वाहन स्वामियों ने मोर्चा खोल दिया है। टैक्सी और प्राइवेट वाहन चालकों ने तहसील पहुंचकर पालिका प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में चालकों ने एसडीएम को अपने वाहनों की चाबियां सौंप दी। आरोप है कि ठेकेदार के कर्मचारी मारपीट और अभद्रता कर रहे हैं। एसडीएम ने मामले को गंभीरता बताते हुए अधिशासी अधिकारी से बातचीत कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए, पिछले हमने 2 महीने पहले भी जो अवैध वसूली रामनगर में नगर पालिका के द्वारा की जा रही थी तमाम टैक्सी और कॉमर्शियल वाहनों से,
उसके खिलाफ हमने पिछले यहाँ पे एसडीएम महोदय से मिले थे और उस दिन हमने नेशनल हाईवे जाम भी किया था कि इस पे जो अवैध वसूली इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उस दिन यहाँ पे एसडीएम महोदय के मध्यस्थता के बीच यहाँ पे ये हुआ था कि जब तक नगर पालिका की तत्काल प्रभाव से बोर्ड की बैठक नहीं होती है और उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तो इसको बंद कर दिया जाएगा करके। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो नगर पालिका ने कोई बैठक बुलाई और ना इस अवैध वसूली को रोका गया है। इसके खिलाफ आज हमारे तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तमाम जो जितने भी यहाँ पे वाहन स्वामी आए सबके सब यहाँ पर जो है एसडीएम महोदय को अपनी गाड़ी की चाबी सौंपने आए हैं। देखिए, नगर पालिका के द्वारा विगत समय जो है एनएच पे अपने बैरे लगा करके अब एक वसूली की जा रही थी। इसमें उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे वहाँ पर एक बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव पारित होने के उपरांत हम लोगों ने विधिवत तरीके से ऐसा गजट नोटिफिकेशन कराया, उसके पश्चात टैक्स लिया जा रहा है। चूँकि एनएच पर जो रोड होती है उस पर कोई भी टैक्स लेने से पहले आपको संबंधित विभाग से उसकी अनापत्ति लेनी आवश्यक होती है। इस संबंध में जब हमने विभाग से वार्ता की तो विभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि इसमें कोई भी प्रकार से अनुमति नहीं ली गई है। तब विभाग से तरफ से आपको नोटिस भिजवाते हुए उस टैक्स को काम को रुकवा दिया गया था। अभी आज इन लोगों की तरफ कुछ संज्ञान में लाया गया कि पुनः जो है जो भी गाड़ियाँ कहीं से गुजर रही हैं बैरियर के बजाय कोई भी अवैध तरीके से लोग वहाँ पर आके अचानक से टैक्स लेना वसूल कर रहे हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। रुड़की के रामपुर इलाके में एक रूह कपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक फुटबॉल की तरह हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। ये पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर पुलिस ने फुटेज के आधार पर फरार बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काशीपुर को साफ सुंदर बनाने की दिशा में विकास का एक और कदम बढ़ाते हुए महापौर दीपक बाली ने आज यहां मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र कुमार बिष्ट के साथ देवभूमि रजत जयंती पार्क का शिलान्यास किया। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी का माहौल है, नगर कीर्तन निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हर चेहरे पर आज खुशी है। ये खुशी हमेशा हर काशीपुर वासी के चेहरे पे हमेशा ऐसी खुशी रहे, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। रामनगर वन प्रभाग में देर शाम एक बार फिर से बाघ के हमले से सनसनी फैल गई। कोटा रेंज के पाटकोट क्षेत्र के अंतर्गत भलून गांव में रविवार देर शाम एक बाघ ने मजदूर पर हमला करके उसकी जान ले ली। घटना के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के अंदर हमलावर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही रामनगर वन प्रभाग की टीम अलर्ट हो गई। डीएफओ ध्रुव मारतोलिया ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 रेंज की संयुक्त टीमों को मौके पर रवाना किया गया है। वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। लगातार प्रयासों और कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। डोईवाला के केशवपुरी राजीव नगर में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चारू रत्नम फाउंडेशन ने एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को कौशल विकास शिक्षण और अनुसंधान का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा ताकि वो परिवार की आर्थिकी में योगदान दे सकें। मिशन डेवलप्ड इंडिया 2047 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संस्था का ये मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज और राष्ट्र प्रगति करेगा। इस दौरान बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए करियर काउंसलिंग की भी घोषणा की गई है। सरकार की योजना पहले से चल रही है, तो उनमें क्या होता है, जब मेंबर बनते हैं तो उनको कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना होता है
उसके बाद फिर सरकार का उसमें योगदान आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि केशवपुरी और राजेंद्र नगर की जो महिलाएं हैं उनके पास पहले से तो रोजगार है ही नहीं, तो वो जमा कहाँ से करेंगी। तो अब जमा नहीं करेंगी तो उसके लिए हमने एक साधन जुटाया कि उनको छोटा सा एक काम स्टार्ट करके दिया जाए, जिसमें से वो कुछ पैसा सेव करके वो स्वयं सहायता समूह की तरफ शिफ्ट हो जाए और सरकार की जितनी भी जो ये योजना है स्वयं सहायता समूह की, उसको धरातल पर उतार के अपने परिवारों को, समाज को, देश को मजबूत करें। मनोज जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इन्होंने एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के ये कदम उठाया है। वास्तव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यही उद्देश्य रहा है कि समाज के उन लोगों को, जिन लोगों के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है, उनको जोड़ने का इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है समाज को नई दिशा देने वाला प्रयास है। सबसे पहले तो मैं चारू रत्न फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्री मनोज जी, जो एक बहुत बढ़िया शिक्षाविद भी हैं, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक पुनीत कार्य शुरू किया। देखिए, जैसा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये करना तो बहुत कुछ चाहती हैं महिलाएं। आज की तारीख में हर घर से महिला चाहती है कि हम कुछ रोजगार शुरू करें, लेकिन कैसे शुरू करें, कहाँ पे जाके किस तरह से होगा, उनके पास वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग नहीं होती। तो मनोज जी के द्वारा जो ये शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। व्यापार होता क्या, अक्सर लोग व्यापार शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं है, तो व्यापार में फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो पूंजी होती है वो भी डूब जाती है। तो इनको सबसे पहले आज मनोज जी ने क्या करा, 4 दिन का प्रशिक्षण यहाँ दिलवाया। उस प्रशिक्षण में ये सिखाया गया कि आपको रोजगार करना कैसे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।